धीरूभाई अंबानी, एक साधारण व्यक्ति की असाधारण व्यावसायिक यात्रा। धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी का नाम भारतीय व्यापार के इतिहास में एक किंवदंती के रूप में दर्ज है। एक ऐसे समय में जब भारत में व्यापार कुछ गिने चुने और पुराने औद्योगिक घरानों तक ही सीमित था, धीरूभाई ने शून्य से शुरुआत की और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी विश्वस्तरीय कंपनी की नींव रखी। यहाँ उनके जीवन, संघर्ष, व्यावसायिक रणनीतियों और उनकी विरासत का एक विस्तृत और गहन विवरण दिया गया है। 1. प्रारंभिक जीवन और शुरुआती संघर्ष, अर्ली लाइफ। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम धीर जलाल हीराचंद अंबानी था। पारिवारिक पृष्ठभूमि: उनके पिता हीराचंद गोर्धनभाई अंबानी एक साधारण स्कूल शिक्षक थे और उनकी माता जमनाबेन एक गृहिणी थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी और अक्सर उन्हें वित्तीय तंगी का सामना करना पड़ता था। उद्यमिता के शुरुआती लक्षण: धीरूभाई में व्यापार की समझ बचपन से ही थी। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही उन्होंने मेलों में और गिरनार पर्वत पर आने वाले तीर्थयात्रियों को सप्ताहांत में प्याज के पकौड़े, भजिया बेचना शुरू कर दिया था। इस छोटे से काम ने उन्हें मांग, आपूर्ति और मुनाफे के बुनियादी सिद्धांत सिखा दिए। शिक्षा: आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें 10वीं कक्षा मैट्रिकुलेशन के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 2. यमन का सफर, व्यापारिक कौशल की असली नींव, द जर्नी टू यमन। 1949 में मात्र 17 वर्ष की आयु में धीरूभाई अपने बड़े भाई रमनिकलाल के पास यमन के एडन शहर चले गए। अदन उस समय एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और ब्रिटिश कॉलोनी था। शुरुआती नौकरी: उन्होंने अदन में एबेस एंड कंपनी एबेस और को में एक डिस्पैच क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया। उस समय उनका मासिक वेतन मात्र 300 रुपये था। बाद में उन्होंने शेल कंपनी के एक पेट्रोल पंप भी काम किया। चांदी के सिक्कों की कहानी, द रॉयल आर्बिट्राज। अदन में रहते हुए उन्होंने अपनी असाधारण व्यावसायिक बुद्धि का पहला बड़ा परिचय दिया। उन्होंने देखा कि यमन की मुद्रा रियाल में जो चांदी इस्तेमाल होती थी, उसका बाजार मूल्य सिक्के के अंकित मूल्य फेस वैल्यू से अधिक था। उन्होंने इन सिक्कों को पिघलाकर चांदी को लंदन के बुलियन डीलरों को बेचना शुरू कर दिया। जब तक अधिकारियों को इस बात का पता चलता और वे इसे रोकते, धीरूभाई अच्छा खासा मुनाफा कमा चुके थे। ये घटना उनके जोखिम लेने और अवसरों को पहचानने की क्षमता को दर्शाती है। 3. भारत वापसी और रिलायंस का जन्म, बर्थ ऑफ रिलायंस। 1958 में धीरूभाई लगभग 50,000 रुपये की पूंजी लेकर भारत लौट आए। उन्होंने मुंबई, तत्कालीन बंबई में बसने का फैसला किया। पहली कंपनी: उन्होंने अपने दूसरे चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। पहला कार्यालय: उनका पहला कार्यालय मस्जिद बंदर के नरसीनाथ स्ट्रीट पर एक 350 वर्ग फुट का कमरा था। इस कार्यालय में केवल एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियां थीं। शुरुआती व्यापार: ये कंपनी यमन को भारतीय मसालों का निर्यात करती थी और वहां से पॉलिएस्टर यान का आयात करती थी। साझेदारी का अंततः 1965 में धीरूभाई और चंपकलाल दमानी की साझेदारी टूट गई। इसका मुख्य कारण उनके स्वभाव का अंतर था। दमानी एक सतर्क व्यापारी थे जो जोखिम लेने से बचते थे, जबकि धीरूभाई एक रिस्क टेकर थे। धीरूभाई मानते थे कि भविष्य में कीमतों में वृद्धि की उम्मीद में माल का स्टॉक इन्वेंट्री जमा करना चाहिए। इसके बाद धीरूभाई ने अकेले ही रिलायंस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। 4. विमल ब्रांड की स्थापना और वस्त्र उद्योग में प्रवेश। धीरूभाई को यह समझ आ गया था कि केवल आयात निर्यात से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं किया जा सकता। इसके लिए खुद का विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग आवश्यक है। नरोदा मिल: 1966 में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद के पास नरोदा में अपनी पहली कपड़ा मिल, टेक्सटाइल मिल स्थापित की। ब्रांडिंग: उन्होंने अपने कपड़ों के ब्रांड का नाम अपने बड़े भाई रमनिकलाल के बेटे के नाम पर विमल रखा। विपणन रणनीति, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी: उस समय कपड़ा बाजार पर पारंपरिक थोक विक्रेताओं का कब्जा था, जिन्होंने विमल का कपड़ा बेचने से मना कर दिया। इसके जवाब में धीरूभाई ने बिचौलियों को हटा दिया और सीधे खुदरा विक्रेताओं, रिटेलर्स तक पहुंच गए। उन्होंने पूरे भारत में ओनली विमल के एक्सक्लूसिव शोरूम खोले। बेहतरीन मार्केटिंग और फ्रैंचाइजी मॉडल के दम पर विमल भारत का एक घरेलू नाम बन गया। 5. शेयर बाजार की क्रांति और इक्विटी कल्ट, द इक्विटी कल्ट। धीरूभाई अंबानी की सबसे बड़ी विरासत भारतीय शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट को आम आदमी से जोड़ना है। पूंजी जुटाने का नया तरीका: 1970 के दशक में भारतीय बैंक निजी कंपनियों को बहुत अधिक ऋण नहीं देते थे। अपनी महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं के लिए धीरूभाई को भारी पूंजी की आवश्यकता थी। उन्होंने बैंकों के बजाय सीधे आम जनता के पास जाने का फैसला किया।
1977 का आईपीओ, 1977 में रिलायंस का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ आया। धीरूभाई ने भारत के मध्यम वर्ग को समझाया कि वे रिलायंस के शेयर खरीदकर कंपनी की वृद्धि में भागीदार बन सकते हैं। निवेशकों का भरोसा, उन्होंने अपने शेयरधारकों को लगातार शानदार लाभांश, डिविडेंड और बोनस शेयर दिए। इससे जनता का उन पर विश्वास इतना बढ़ गया कि रिलायंस की वार्षिक आम बैठकें एजीएमएस किसी हॉल में नहीं बल्कि खेल के मैदानों जैसे मुंबई का क्रॉस मैदान में आयोजित करनी पड़ी, जहां 30,000 से अधिक शेयरधारक आते थे। 6. बैकवर्ड इंटीग्रेशन की रणनीति, बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। धीरूभाई अंबानी की व्यावसायिक रणनीति का मुख्य आधार बैकवर्ड इंटीग्रेशन था। इसका मतलब है कि अपनी सप्लाई चेन में पीछे की ओर जाना ताकि कच्चे माल के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। 1. कपड़ा, टेक्सटाइल्स, उन्होंने सबसे पहले विमल के कपड़े बनाए। 2. पॉलिएस्टर यान, फिर उन्होंने कपड़े बनाने के लिए धागा यान खुद बनाना शुरू किया। 3. पेट्रोकेमिकल्स, धागा बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल पीटीए, एमईजी का निर्माण शुरू किया, पातालगंगा और हजीरा प्लांट। 4. पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए आवश्यक नाफ्था प्राप्त करने के लिए उन्होंने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित की। 5. तेल की खोज, ऑयल एक्सप्लोरेशन, अंततः रिलायंस ने कच्चे तेल की खोज और निष्कर्षण में भी प्रवेश किया। इस रणनीति ने रिलायंस को लागत पर नियंत्रण और मुनाफे में अभूतपूर्व वृद्धि दी। 7. लाइसेंस राज से मुकाबला और विवाद, लाइसेंस राज और कंट्रोवर्सीज। धीरूभाई का सफर विवादों से अछूता नहीं रहा। 1970 और 80 के दशक में भारत में लाइसेंस राज था, जहां सरकार तय करती थी कि कौन सी कंपनी कितना उत्पादन करेगी। सिस्टम को मैनेज करना, आलोचकों का मानना था कि धीरूभाई ने राजनेताओं और नौकरशाहों के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके अपने पक्ष में नीतियां बनवाईं। हालांकि उनके समर्थकों का तर्क है कि उस लालफीता शाही वाले युग में विश्वस्तरीय संपत्ति बनाने के लिए उन्होंने वही किया जो व्यावहारिक रूप से आवश्यक था। बॉम्बे डाइंग के साथ कॉर्पोरेट युद्ध। 1980 के दशक में धीरूभाई अंबानी और बॉम्बे डाइंग के मालिक नुस्ली वाडिया के बीच एक भयंकर कॉर्पोरेट युद्ध हुआ, जिसने भारतीय राजनीति और मीडिया को दो खेमों में बांट दिया था। इंडियन एक्सप्रेस से टकराव। रामनाथ गोयनका के अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने रिलायंस की व्यावसायिक प्रथाओं के खिलाफ लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिससे धीरूभाई को काफी सार्वजनिक जांच का सामना करना पड़ा। 1982 का बेयर कार्टल। 1982 में कलकत्ता के कुछ शेयर दलालों बेयर्स ने रिलायंस के शेयरों को शॉर्ट सेल करके उसकी कीमत गिराने की कोशिश की। इसके जवाब में धीरूभाई के समर्थकों ने बाजार से सारे शेयर खरीद लिए। जब डिलीवरी का दिन आया तो शॉर्ट सेलर्स के पास शेयर नहीं थे और उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ा। इस घटना ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE को कुछ दिनों के लिए बंद करने पर मजबूर कर दिया और शेयर बाजार में धीरूभाई को बॉस के रूप में स्थापित कर दिया। 8. नेतृत्व और व्यापारिक दर्शन, लीडरशिप और फिलॉसफी। धीरूभाई अंबानी के कुछ प्रमुख सिद्धांत जिन्होंने उनके साम्राज्य को आकार दिया। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। पैमाने स्केल पर जोर, वे हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लांट लगाते थे जो तत्कालीन भारतीय मांग से कहीं अधिक बड़े होते थे। वे मानते थे कि अगर आप सस्ता और अच्छा उत्पाद बनाएंगे तो मांग अपने आप पैदा हो जाएगी। मानव संसाधन पर भरोसा। धीरूभाई डिग्री से ज्यादा प्रतिभा और वफादारी को महत्व देते थे। उन्होंने युवा पेशेवरों पर भरोसा किया और उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। कठिनाइयों से न घबराना। उन्होंने एक बार कहा था, कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़ो और विपत्ति को अवसर में बदल दो। 9. व्यक्तिगत जीवन और परिवार, पर्सनल लाइफ। धीरूभाई का विवाह कोकिलाबेन से हुआ था, जो जीवन भर उनका एक मजबूत सहारा बनी रहीं। उनके 2 बेटे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और 2 बेटियां हैं, नीना कोठारी और दीप्ति सालगांवकर। 1986 में धीरूभाई को पहला लकवा स्ट्रोक मार गया, जिसके कारण उनके दाहिने हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज का जिम्मा अपने दोनों बेटों मुकेश और अनिल को सौंप दिया, लेकिन वे अंत तक कंपनी के चेयरमैन और मुख्य रणनीतिकार बने रहे। 10. पुरस्कार और सम्मान, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। हालांकि उन्हें अपने जीवनकाल में कोई बड़ा सरकारी सम्मान नहीं मिला, क्योंकि उनका सत्ता प्रतिष्ठान के साथ रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन व्यापार जगत ने उन्हें खूब सराहा। 1998 पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन स्कूल द्वारा डीन मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। 2000 केमटेक फाउंडेशन द्वारा उन्हें मैन ऑफ द सेंचुरी चुना गया।
2016 मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 11 मृत्यु और विरासत, डेथ और लेगेसी। 24 जून 2002 को धीरूभाई को दूसरा बड़ा स्ट्रोक आया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटों मुकेश और अनिल के बीच संपत्ति का बंटवारा हुआ। आज मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, जिसका कारोबार पेट्रोकेमिकल से लेकर टेलीकॉम, जियो और रिटेल तक फैला हुआ है। निष्कर्ष: धीरूभाई अंबानी की कहानी सिर्फ एक व्यापारिक सफलता की कहानी नहीं है, ये भारत के आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने एक ऐसे समय में धीरूभाई अंबानी के जीवन के उन पहलुओं पर गहराई से बात करते हैं जिनका हमने पिछले विवरण में उल्लेख नहीं किया था। आपने जिन 6 विशिष्ट विषयों मानसिकता माइंडसेट, अवसर अपॉर्चुनिटी, विफलता फेलियर, विवाद कंट्रोवर्सी, सफलता सक्सेस और उपलब्धि अचीवमेंट की मांग की है, वे धीरूभाई के व्यक्तित्व के सबसे जटिल और आकर्षक हिस्से हैं। यहाँ उनके जीवन और कार्यशैली का एक नया और विस्तृत विश्लेषण दिया गया है, जिसमें पिछली बातों को दोहराए बिना उनके साम्राज्य निर्माण की आंतरिक कार्यप्रणाली को समझाया गया है। 1. मानसिकता माइंडसेट, ग्रोथ इज लाइफ और सीमाओं को न मानना। धीरूभाई अंबानी की मानसिकता पारंपरिक भारतीय उद्योगपतियों जैसे टाटा या बिड़ला से बिल्कुल अलग थी। उनकी सोच का मूल आधार था विकास ही जीवन है, ग्रोथ इज लाइफ। क्षमता निर्माण का सिद्धांत, द फिलॉसफी ऑफ स्केल। उस समय भारत सरकार कंपनियों को केवल उतनी ही उत्पादन क्षमता का लाइसेंस देती थी जितनी बाजार की वर्तमान मांग होती थी। इसे कमी की अर्थव्यवस्था कहा जाता था, लेकिन धीरूभाई की मानसिकता इसके विपरीत थी। उनका मानना था कि अगर आप विश्वस्तरीय तकनीक का उपयोग करके भारी मात्रा में इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसी चीज का उत्पादन करेंगे तो लागत कम आएगी। जब उत्पाद सस्ता होगा तो मांग अपने आप पैदा हो जाएगी। इसी मानसिकता के कारण उन्होंने हमेशा तत्कालीन भारतीय मांग से कई गुना बड़े कारखाने स्थापित किए। शून्य आधारित सोच, जीरो बेस्ड थिंकिंग। वे किसी भी समस्या को पारंपरिक नजरिए से नहीं देखते थे। अगर उनके कारखाने के लिए कोई मशीन विदेश से आनी है और बंदरगाह पर जगह नहीं है तो वे इंतजार नहीं करते थे। वे अपनी खुद की जेटी या छोटा बंदरगाह बना लेते थे। उनका दिमाग हमेशा ये कैसे नहीं हो सकता के बजाय इसे करने का वैकल्पिक रास्ता क्या है पर काम करता था। संबंधों की पूंजी, रिलेशनशिप कैपिटल। धीरूभाई की सबसे बड़ी ताकत उनकी नेटवर्किंग थी। उनका मानना था कि व्यवसाय केवल पैसे से नहीं बल्कि लोगों से चलता है। सरकारी क्लर्क से लेकर कैबिनेट मंत्री तक वे जानते थे कि किससे कैसे बात करनी है और रिश्ते कैसे बनाए रखने हैं। उनकी मानसिकता में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर काम निकालने के लिए किसी के सामने झुकना पड़े तो वे हिचकिचाते नहीं थे। 2. अवसर अपॉर्चुनिटी, भविष्य को पढ़ना और सीमाओं के पार देखना। धीरूभाई में यह पहचानने की अद्भुत क्षमता थी कि आने वाले 10 या 20 वर्षों में दुनिया और भारत किस दिशा में जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार का दोहन, टैपिंग ग्लोबल कैपिटल। 1990 के दशक की शुरुआत में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था लिबरलाइजेशन खोली तो धीरूभाई को एक बड़ा अवसर दिखा। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने के लिए उन्हें अरबों डॉलर की जरूरत थी, जो भारतीय बैंक नहीं दे सकते थे। उन्होंने देश की सीमाओं के बाहर देखा। 1992 में रिलायंस ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (GDR) जारी करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। उन्होंने यूरोपीय और अमेरिकी निवेशकों से पैसा जुटाया। यह एक ऐसा अवसर था जिसे उस समय तक किसी अन्य भारतीय उद्योगपति ने नहीं पहचाना था। टेलीकॉम का सपना, द टेलीकॉम विजन। 1990 के दशक के अंत में जब मोबाइल फोन एक लग्जरी हुआ करता था और आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल के भी भारी पैसे लगते थे, धीरूभाई ने एक अवसर देखा। उन्होंने कहा था, एक फोन कॉल की कीमत एक पोस्ट कार्ड से भी कम होनी चाहिए। इसी अवसर की पहचान ने रिलायंस इन्फोकॉम की नींव रखी। उनका लक्ष्य भारत के हर आम आदमी के हाथ में मोबाइल फोन देना था, जिसने बाद में भारतीय दूरसंचार उद्योग में क्रांति ला दी। प्लास्टिक और सिंथेटिक्स का युग। जब दुनिया भर में सूती कॉटन कपड़ों का चलन था, धीरूभाई ने समझ लिया था कि भविष्य सिंथेटिक फाइबर पॉलिएस्टर का है, क्योंकि ये सस्ता, टिकाऊ और रखरखाव में आसान है। इसी तरह उन्होंने प्लास्टिक पॉलीमर्स की बढ़ती मांग को एक अवसर के रूप में देखा और पेट्रोकेमिकल्स में भारी निवेश किया। 3. विफलता और संकट, फेलियर। प्रकृति और परिस्थितियों से सीधा टकराव। धीरूभाई के जीवन में सब कुछ आसान नहीं था। उन्होंने कई विनाशकारी विफलताओं और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया, लेकिन हर बार वे और अधिक मजबूती से वापस आए।
1989 की पातालगंगा बाढ़, द पातालगंगा फ्लड, महाराष्ट्र के पातालगंगा में रिलायंस का अत्याधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थित था। जुलाई 1989 में भारी बारिश के कारण पास की नदी में भयानक बाढ़ आ गई। पूरा कॉम्प्लेक्स कई फीट गहरे पानी और कीचड़ में डूब गया। करोड़ों रुपए की मशीनरी बर्बाद हो गई। विदेशी विशेषज्ञों ने सर्वेक्षण के बाद कहा कि इस प्लांट को दोबारा शुरू करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। ये धीरूभाई के लिए एक बहुत बड़ी विफलता और संकट का क्षण था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हजारों कर्मचारियों को प्रेरित किया, दिन रात काम करवाया और अविश्वसनीय रूप से प्लांट को मात्र 21 दिनों में फिर से चालू कर दिया। 1998 का गुजरात चक्रवात, द गुजरात साइक्लोन। जब गुजरात के जामनगर में उनका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रिफाइनरी निर्माणाधीन था, तब एक विनाशकारी चक्रवात ने तट पर दस्तक दी। भारी तूफान ने निर्माण स्थल को तहस नहस कर दिया, क्रेनें गिर गईं और बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया। ये एक ऐसा झटका था जो किसी भी कंपनी को दिवालिया कर सकता था, लेकिन धीरूभाई ने बीमा कंपनियों का इंतजार करने के बजाय अपनी खुद की पूंजी झोंक दी और निर्माण कार्य को दुगनी गति से फिर से शुरू करवाया। स्वास्थ्य का धोखा। 1986 में उन्हें पहला गंभीर स्ट्रोक आया। एक ऐसा व्यक्ति जो दिन में 16-18 घंटे काम करता था, वो अचानक शारीरिक रूप से असहाय हो गया। यह एक व्यक्तिगत विफलता का क्षण था, लेकिन उन्होंने इस संकट का इस्तेमाल कंपनी को व्यक्ति केंद्रित इंडिविजुअल सेंट्रिक से संस्था केंद्रित इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक बनाने में किया। उन्होंने अपने अधिकारों को पेशेवर प्रबंधकों और अपने बेटों को सौंपना शुरू किया। 4. विवाद, कंट्रोवर्सी, सिस्टम से खिलवाड़ या व्यापारिक चतुराई। रिलायंस और धीरूभाई का इतिहास विवादों से भरा पड़ा है। उन पर अक्सर आरोप लगते रहे कि उन्होंने आगे बढ़ने के लिए हर नियम को अपने हिसाब से तोड़ा या मोड़ा। स्विचिंग ऑफ शेयर्स और डुप्लीकेट शेयर विवाद, द शेयर स्विचिंग स्कैंडल 1995, ये रिलायंस के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। 1995 में रिलायंस पर आरोप लगा कि उसने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) जैसी बड़ी सरकारी निवेश संस्थाओं को उनके खरीदे गए मूल शेयरों के बजाय दूसरे स्विच किए गए शेयर दे दिए। इसके अलावा उन पर प्रमोटरों को लाखों डुप्लीकेट शेयर जारी करने का भी आरोप लगा, जबकि मूल शेयर अभी भी बाजार में मौजूद थे। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने रिलायंस के शेयरों के व्यापार को निलंबित कर दिया। बीएसई को चुनौती। शेयर बाजार के निलंबन के बाद धीरूभाई ने रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने धमकी दी कि वे रिलायंस को बीएसई से पूरी तरह हटा डिलिस्ट लेंगे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में चले जाएंगे। इस दबाव के आगे अंततः शेयर बाजार प्रबंधन को ही झुकना पड़ा। कस्टम्स ड्यूटी का हेरफेर। धीरूभाई पर लगातार आरोप लगते थे कि सरकारी नीतियां रिलायंस के कारखानों के हिसाब से बनती हैं। जब रिलायंस को कच्चे माल का आयात करना होता था, तो उस पर आयात शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी रहस्यमय तरीके से कम कर दिया जाता था, और जब रिलायंस का तैयार माल बाजार में आने वाला होता था, तो विदेशी प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए तैयार माल पर आयात शुल्क बढ़ा दिया जाता था। इस लॉबिंग ने उन्हें हमेशा विवादों के केंद्र में रखा। मीडिया पर नियंत्रण का प्रयास। अपने आलोचकों, खासकर प्रेस से निपटने के लिए धीरूभाई ने अपना खुद का अखबार लॉन्च किया, द ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स, द ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। इसका उद्देश्य रिलायंस के खिलाफ छपने वाली नकारात्मक खबरों का मुकाबला करना और राजनीतिक गलियारों में अपना प्रभाव बढ़ाना था। हालांकि ये मीडिया प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा। 5. सफलता, सक्सेस, एक आत्मनिर्भर और अभेद्य सप्लाई चेन का निर्माण। धीरूभाई की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उन्होंने रिलायंस को एक सर्कुलर या पूरी तरह से आत्मनिर्भर कंपनी में बदल दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी कंपनी किसी भी बाहरी आपूर्तिकर्ता, सप्लायर की दया पर निर्भर न रहे। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मास्टर क्लास। सफलता की ये कहानी इस बात में निहित है कि उन्होंने कैसे एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ा। जब वे कपड़े बनाते थे तो धागे वालों ने परेशान किया। सफलता इसमें थी कि उन्होंने खुद का धागा बनाना शुरू कर दिया। जब धागा बनाने के लिए रसायन PTAMEG की कमी हुई, तो उन्होंने अपनी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी लगा ली। पेट्रोकेमिकल्स के लिए नेफ्था चाहिए था, तो उन्होंने जामनगर में पेट्रोलियम रिफाइनरी खड़ी कर दी। इस पूरी प्रक्रिया में रिलायंस का हर कारखाना अपने से नीचे वाले कारखाने का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया। इस रणनीति ने उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचा लिया और उनके मुनाफे प्रॉफिट मार्जिन्स को उस स्तर पर पहुंचा दिया जो भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। परियोजना निष्पादन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। धीरूभाई की सफलता केवल कागजों पर योजना बनाने में नहीं थी, उनकी असली ताकत निष्पादन एग्जीक्यूशन में थी। भारत जैसे देश में जहां लालफीता शाही के कारण एक पुल बनने में 10 साल लग जाते थे, धीरूभाई ने विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी को रिकॉर्ड समय में चालू करके दिखाया। उन्होंने दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों और तकनीक को भारत में इकट्ठा किया। 6. उपलब्धि, अचीवमेंट, राष्ट्र निर्माण और संपदा का लोकतंत्रीकरण। धीरूभाई अंबानी की उपलब्धियों को केवल रिलायंस की बैलेंस शीट से नहीं मापा जा सकता।
उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर उनका गहरा प्रभाव है। जामनगर रिफाइनरी यह केवल एक व्यापारिक उपलब्धि नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण था। गुजरात के एक बंजर और रेगिस्तानी इलाके में, जहां पानी की एक बूंद नहीं थी, धीरूभाई ने 1,70,000 श्रमिकों की मदद से एक पूरा शहर और दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी खड़ी कर दी। उन्होंने समुद्र के पानी को मीठा करने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट लगाया और बंजर जमीन पर लाखों आम के पेड़ लगाकर एशिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स एरिया बना दिया। शेयरधारक मूल्य, शेयर होल्डर वेल्थ की नई परिभाषा। उनकी एक ऐतिहासिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने भारत के मध्यम वर्ग को निवेशक में बदल दिया। उन्होंने निवेशकों को यह महसूस कराया कि वे केवल रिलायंस के शेयरधारक नहीं हैं बल्कि रिलायंस परिवार का हिस्सा हैं। जब भारत की अर्थव्यवस्था 3-4% की दर, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था, से बढ़ रही थी, तब रिलायंस अपने निवेशकों को हर साल 20% से 30% का रिटर्न दे रही थी। भारतीय कॉरपोरेट की वैश्विक पहचान। धीरूभाई की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि उन्होंने दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि एक भारतीय कंपनी भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती है। जब विदेशी कंपनियां भारत आकर अपने उत्पाद बेचना चाहती थीं, तब धीरूभाई ने भारत में उत्पाद बनाकर उन्हें पूरी दुनिया में निर्यात करना शुरू किया। निष्कर्ष: धीरूभाई अंबानी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें एक संत की दृष्टि और एक स्ट्रीट फाइटर, सड़क पर लड़ने वाले की आक्रामकता दोनों थीं। उन्होंने अपनी सफलताओं का जश्न मनाया, अपनी विफलताओं से सीखा, अवसरों को समय से पहले पहचाना, अपनी मानसिकता को कभी संकीर्ण नहीं होने दिया और विवादों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। अंततः उनकी उपलब्धियां उनके जीवन काल से कहीं अधिक बड़ी साबित हुईं, जिन्होंने भारत को 21वीं सदी की आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण गति प्रदान की। ये एक बेहतरीन चुनौती है। धीरूभाई अंबानी का जीवन इतना विशाल और बहुआयामी है कि पिछली बातों जैसे विमल, रिलायंस का आईपीओ, 1982 का बेयर कार्टेल या जामनगर रिफाइनरी की प्राकृतिक आपदाएं को दोहराए बिना भी उनके साम्राज्य के कई अनछुए और रहस्यमयी पहलू मौजूद हैं। आइए इन 6 विशिष्ट मापदंडों, मानसिकता, अवसर, विफलता, विवाद, सफलता और उपलब्धि पर बिल्कुल नए सिरे से और गहराई से चर्चा करते हैं, जो रिलायंस की पर्दे के पीछे की कार्यप्रणाली को उजागर करते हैं। 1. मानसिकता, माइंडसेट। सूचना ही शक्ति है और गति का हथियार। धीरूभाई की कार्यशैली में उनकी मानसिकता उनके समकालीन उद्योगपतियों से कोसों दूर थी। जहां अन्य लोग फाइलों और औपचारिक बैठकों में उलझे रहते थे, धीरूभाई ने एक अलग ही मनोवैज्ञानिक ढांचा तैयार किया था। अभेद्य सूचना तंत्र, द इंटेलिजेंस नेटवर्क। धीरूभाई का मानना था कि व्यापार में सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं बल्कि सही समय पर सही सूचना है। उनकी मानसिकता थी कि सरकार के गलियारों में कोई भी पत्ता उनकी जानकारी के बिना नहीं हिलना चाहिए। उन्होंने दिल्ली और मुंबई में एक ऐसा अनौपचारिक सूचना तंत्र, इंटेलिजेंस गैदरिंग, विकसित किया था जो किसी भी खुफिया एजेंसी को टक्कर दे सकता था। मंत्रालयों में कौन सा नया कानून ड्राफ्ट हो रहा है, किस उद्योगपति की फाइल कहां अटकी है या नई कर नीतियां क्या होंगी, यह सब वित्त मंत्री के हस्ताक्षर करने से पहले धीरूभाई को पता होता था। शाम का दरबार, द इवनिंग दरबार। उनकी मानसिकता में एक्सेसिबिलिटी, पहुंच बहुत महत्वपूर्ण थी। वे अपने कार्यालय में हर शाम एक दरबार लगाते थे, जहां पत्रकार, जूनियर अधिकारी, शेयर दलाल और यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के असंतुष्ट कर्मचारी भी आकर उनसे मिल सकते थे। वे घंटों सिर्फ लोगों की बातें सुनते थे। यही उनकी बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च की असली तकनीक थी। समय ही पैसा है, टाइम इज द अल्टीमेट करेंसी। भारतीय उद्योग जगत में उस समय देरी को सामान्य माना जाता था, लेकिन धीरूभाई की मानसिकता थी, यदि मैं किसी प्रोजेक्ट को 5 साल के बजाय 2 साल में पूरा करता हूं तो मैं 3 साल का ब्याज बचाता हूं और 3 साल पहले मुनाफा कमाना शुरू करता हूं। उन्होंने टाइम ओवररन, समय की बर्बादी को एक वित्तीय अपराध की तरह देखा। 2. अवसर, अपॉर्चुनिटी, वित्तीय नवाचार और परिवर्तनीय ऋणपत्र, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का जादू। हमने पहले रिलायंस के आईपीओ की बात की थी, लेकिन धीरूभाई ने पूंजी बाजार में जो सबसे बड़ा अवसर खोजा वो बिल्कुल नया था, वित्तीय इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। मध्यम वर्ग के मनोविज्ञान को समझना। 1980 के दशक की शुरुआत में धीरूभाई ने एक अवसर देखा। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय मध्यम वर्ग अपनी बचत को लेकर बहुत डरा हुआ है। वे बैंक में पैसा रखते थे जहां ब्याज कम था लेकिन सुरक्षा थी, और शेयर बाजार से दूर भागते थे जहां मुनाफा ज्यादा था लेकिन जोखिम भी था। धीरूभाई ने इन दोनों के बीच के खाली स्थान, गैप को एक अवसर के रूप में पहचाना। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने भारत में परिवर्तनीय ऋणपत्र के विचार को आक्रामक रूप से लागू किया।
उन्होंने निवेशकों से कहा, आप मुझे ऋण लोन दें जिस पर मैं आपको बैंकों से ज्यादा निश्चित ब्याज दूंगा, सुरक्षा, और कुछ समय बाद मैं आपके इस ऋण को रिलायंस के शेयरों में बदल दूंगा, शेयर बाजार का मुनाफा, पूंजी जुटाने की सुनामी। ये विचार भारतीय इतिहास में एक गेम चेंजर साबित हुआ। लोग बैंकों से अपना पैसा निकालकर रिलायंस के डिबेंचर खरीदने लगे। जब रिलायंस ने अपनी एफ सीरीज डिबेंचर जारी किए तो उन्हें जुटाने के लिए जो आवेदन आए वे इतने अधिक थे कि उन्हें ट्रकों में भरकर लाना पड़ा। धीरू भाई ने विदेशी बैंकों के सामने हाथ फैलाने के बजाय भारतीय जनता की बचत की आदत को अपने सबसे बड़े अवसर में बदल दिया। 3. विफलता, फेलियर, लार्सन एंड टूब्रो एल&टी का ऐतिहासिक अधिग्रहण प्रयास। धीरू भाई के जीवन की सबसे बड़ी और सार्वजनिक विफलता वो थी जब वे भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन और टूब्रो पर कब्जा करने से चूक गए। अधिग्रहण की महत्वाकांक्षा, द हॉस्टाइल टेकओवर अटेम्प्ट, 1980 के दशक के अंत में रिलायंस बड़े बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट लगा रही थी। इन प्लांट्स को बनाने के लिए भारी इंजीनियरिंग की जरूरत थी जो एल&टी करती थी। धीरू भाई ने सोचा कि हर बार एल&टी को ठेका देने से बेहतर है पूरी एल&टी कंपनी ही खरीद ली जाए। रणनीति का चक्रव्यूह। उस समय एल&टी का प्रबंधन पेशेवर बोर्ड के हाथों में था और इसमें बड़ी हिस्सेदारी सरकारी वित्तीय संस्थानों LIC, UTI आदि की थी। धीरू भाई ने खुले बाजार से चुपचाप एल&टी के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार से उनके अच्छे संबंध थे, इसलिए सरकारी संस्थाओं ने विरोध नहीं किया। जल्द ही धीरू भाई ने एल&टी के चेयरमैन का पद हासिल कर लिया और अपने बेटों मुकेश और अनिल को बोर्ड में शामिल कर लिया। राजनीतिक बदलाव और पतन। धीरू भाई की विफलता तब शुरू हुई जब 1989 में केंद्र में सत्ता बदल गई और विश्वनाथ प्रताप सिंह VP सिंह प्रधानमंत्री बने, जो धीरू भाई के कड़े आलोचक थे। VP सिंह की सरकार ने सरकारी संस्थानों LIC, UTI को आदेश दिया कि वे रिलायंस के खिलाफ वोट करें। हार स्वीकारना। रातों रात परिस्थितियां पलट गईं। अप्रैल 1990 में जब यह स्पष्ट हो गया कि सरकारी संस्थान उनके खिलाफ हैं, तो धीरू भाई को एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए एल&टी के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस विफलता ने उन्हें सिखाया कि किसी दूसरे की स्थापित कंपनी का शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण, हॉस्टाइल टेकओवर करने से बेहतर है कि अपना खुद का साम्राज्य खरोंच स्क्रैच से खड़ा किया जाए। 4. विवाद, कंट्रोवर्सी, आइल ऑफ मैन की रहस्यमयी कंपनियां और जीरो टैक्स युग। धीरू भाई के साथ जुड़े विवाद केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं थे। उनके वित्तीय लेनदेन ने संसद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक को हिलाकर रख दिया था। विदेशी शेल कंपनियों का रहस्य, द आइल ऑफ मैन स्कैंडल, 1982-83। 1982 में रिलायंस में अचानक विदेशों से भारी निवेश, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ। जांच में पता चला कि ये पैसा यूनाइटेड किंगडम के पास स्थित एक टैक्स हेवन द्वीप आइल ऑफ मैन में पंजीकृत 11 कंपनियों से आ रहा था। अजीबोगरीब नाम और आरोप। इन कंपनियों के नाम बहुत अजीब थे, जैसे क्रोकोडाइल इन्वेस्टमेंट्स मगरमच्छ, फियास्को इन्वेस्टमेंट्स विफलता और आयोटा। भारतीय संसद में हंगामा मच गया। आरोप लगा कि ये पैसा विदेशी निवेशकों का नहीं बल्कि धीरू भाई का अपना काला धन है, जिसे कर से बचाने के लिए राउंड ट्रिपिंग के जरिए विदेशी निवेश का चोला पहनाकर भारत वापस लाया जा रहा है। सरकारी बचाव। तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में बयान दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की जांच में कुछ भी गैरकानूनी नहीं पाया गया है। हालांकि आलोचकों का हमेशा ये मानना रहा कि ये धीरू भाई की वित्तीय इंजीनियरिंग का एक ऐसा जाल था जिसे सरकारी मशीनरी भी नहीं पकड़ पाई या पकड़ना नहीं चाहती थी। जीरो टैक्स कंपनी का विवाद। धीरू भाई की एक और विवादास्पद रणनीति कर बचाने की थी। रिलायंस इतनी तेजी से नए कारखाने लगा रही थी कि वे कानून में मौजूद मूल्यह्रास, डिप्रीशिएशन और निवेश भत्ते, इन्वेस्टमेंट अलाउंस का फायदा उठाकर अपनी पूरी आय को खर्च एक्सपेंस दिखा देते थे। नतीजतन करोड़ों का मुनाफा कमाने के बावजूद रिलायंस कई वर्षों तक भारत सरकार को शून्य कॉर्पोरेट टैक्स देती रही। इस विवाद के कारण ही अंततः भारत सरकार को कानून बदलना पड़ा और कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मत लगाना पड़ा, जिसे मीडिया ने रिलायंस टैक्स का नाम दिया। 5. सफलता, ग्लोबल टैलेंट का रिवर्स, ब्रेन ड्रेन और नई कॉर्पोरेट संस्कृति। धीरू भाई की सफलता इस बात में भी थी कि उन्होंने भारत में काम करने के तरीके, वर्क कल्चर को पूरी तरह से बदल दिया। रिवर्स ब्रेन ड्रेन, ब्रिंगिंग एक्सपर्ट्स टू इंडिया। उस समय भारत के प्रतिभाशाली इंजीनियर काम के लिए अमेरिका या यूरोप चले जाते थे, लेकिन धीरू भाई ने इसका उल्टा किया। अपनी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं के लिए उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों जैसे ड्यूपॉन्ट, बेकेटेल आदि के विशेषज्ञों को भारत बुलाया। सफलता इस बात में थी कि उन्होंने इन विदेशी विशेषज्ञों को भारतीय परिस्थितियों, धूल, गर्मी और नौकरशाही में काम करना सिखाया।
उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत में केवल सॉफ्टवेयर कोड नहीं लिखा जा सकता, बल्कि विश्व स्तरीय हार्डवेयर रिफाइनरी भी स्थापित की जा सकती है। मालिक नहीं, संयोजक, द फैसिलिटेटर रोल। धीरूभाई खुद इंजीनियर नहीं थे, न ही वे रसायनों केमिकल्स के बारे में कोई तकनीकी ज्ञान रखते थे। उनकी सफलता इस बात में थी कि उन्होंने खुद को एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह स्थापित किया। वे जानते थे कि किस विशेषज्ञ से क्या काम लेना है। वे तकनीकी लोगों को पूरी स्वतंत्रता देते थे और खुद सिर्फ वित्तीय और सरकारी बाधाओं को दूर करने का काम करते थे। रिलायंस परिवार की संस्कृति, द परिवार कल्चर। टाटा और बिरला जैसे घराने अपनी कंपनियों में ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से पढ़े लोगों को उच्च पदों पर बिठाते थे। धीरूभाई ने इस परंपरा को तोड़ा। उन्होंने सड़क पर संघर्ष करने वाले स्मार्ट और वफादार लोगों को चुना, चाहे उनके पास कोई बड़ी डिग्री न हो। उन्होंने अपनी कंपनी में कर्मचारी के बजाय रिलायंस परिवार का कॉन्सेप्ट लागू किया, जहां वफादारी का इनाम लाखों के शेयरों और अप्रत्याशित बोनस से दिया जाता था। 6. उपलब्धि, अचीवमेंट, ओल्ड बॉयज क्लब को तोड़ना और नीतियों को आकार देना। धीरूभाई की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल एक कंपनी बनाना नहीं था, बल्कि भारतीय अर्थशास्त्र की पूरी ग्रामर, व्याकरण को बदल देना था। टाटा बिरला के एकाधिकार को ध्वस्त करना, ब्रेकिंग दी ओल्ड बॉयज क्लब। 1970 से पहले भारतीय उद्योग जगत एक बंद कमरे के क्लब की तरह था, जिसमें टाटा, बिरला, मफतलाल और सिंघानिया जैसे कुछ पुराने घराने ही शामिल थे। नए लोगों का इस क्लब में प्रवेश लगभग असंभव था, क्योंकि बैंक उन्हें लोन नहीं देते थे। धीरूभाई की सबसे बड़ी उपलब्धि इस ग्लास सीलिंग को तोड़ना था। उन्होंने साबित किया कि एक बिना पैसे वाला ग्रामीण व्यक्ति भी अपने दम पर देश का सबसे बड़ा धनकुबेर बन सकता है। विधायी नीतियों का उत्प्रेरक, कैटलिस्ट फॉर पॉलिसी चेंज। धीरूभाई ने भारत सरकार को बड़ा सोचना सिखाया। उनकी उपलब्धियों ने कई बार सरकार को अपने कानूनों को अपडेट करने के लिए मजबूर किया। जब उन्होंने बड़े पैमाने पर शेयर जारी किए, तो सरकार को स्टॉक मार्केट के नियम सख्त करने पड़े और सेबी जैसी संस्थाओं को ताकतवर बनाना पड़ा। उनके विदेशी निवेश जुटाने GDR के कदम ने भारत सरकार को विदेशी मुद्रा फॉरेक्स के कड़े नियमों में ढील देने का रास्ता दिखाया। वेल्थ क्रिएटर्स का जन्म, क्रिएटिंग अ नेशन ऑफ वेल्थ क्रिएटर्स। धीरूभाई की एक अद्वितीय उपलब्धि ये है कि उन्होंने केवल अपने परिवार को अमीर नहीं बनाया, बल्कि अपने साथ जुड़े लाखों आम निवेशकों को करोड़पति बना दिया। जब वे बीमार पड़े और उनके निधन की खबर आई, तो शेयर बाजार में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन किसी ने पैनिक में रिलायंस के शेयर नहीं बेचे। ये उन निवेशकों का धीरूभाई के उस भरोसे और संस्थागत ढांचे पर विश्वास था जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। सार, धीरूभाई अंबानी एक ऐसे विरोधाभासी चरित्र थे जिन्हें आप पूरी तरह से ब्लैक या व्हाइट, सफेद या काले में नहीं रंग सकते। वे ग्रे शेड के मास्टर थे। उन्होंने अपनी विफलताओं जैसे L&T अधिग्रहण से तुरंत खुद को समेटा, विवादों जैसे आइल ऑफ मैन के बीच बिना डरे अपना रास्ता बनाया और अवसरों, कन्वर्टिबल डिबेंचर को इतनी तेजी से भुनाया कि उनके प्रतिद्वंद्वी बस देखते रह गए। उनकी मानसिकता एक भूखे शेर की थी जो हमेशा अपने अगले लक्ष्य की तलाश में रहता था, और उनकी उपलब्धियां आधुनिक कॉर्पोरेट भारत की नींव बन गईं। क्या आप धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित सूचना तंत्र? यह एक अत्यंत रोचक चुनौती है। धीरूभाई अंबानी का जीवन इतना विशाल और रणनीतिक दांव पेचों से भरा हुआ है कि पिछली घटनाओं जैसे विमल, जामनगर, L&T अधिग्रहण, बेयर कार्टेल या आइल ऑफ मैन का जिक्र किए बिना भी उनके साम्राज्य की नींव के कई अनछुए रहस्य उजागर किए जा सकते हैं। आइए आपके द्वारा तय किए गए 6 मापदंडों, मानसिकता, अवसर, विफलता, विवाद, सफलता और उपलब्धि के आधार पर धीरूभाई के सफर के बिल्कुल नए, गहरे और अनसुने अध्यायों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. मानसिकता, माइंडसेट, पर्यावरण प्रबंधन, मैनेजिंग द एनवायरनमेंट और असीमित क्षमता का दोहन। धीरूभाई की मानसिकता केवल कारखाने लगाने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भारत के पूरे व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम को अपने हिसाब से ढालने की कला विकसित कर ली थी। मैनेजिंग द एनवायरनमेंट का सिद्धांत। धीरूभाई अक्सर अपने अधिकारियों से कहते थे कि भारत में व्यापार करने का मतलब 10% प्रबंधन, मैनेजमेंट और 90% पर्यावरण का प्रबंधन है। उनके लिए पर्यावरण का मतलब पेड़ पौधे नहीं, बल्कि राजनेता, नौकरशाह, नीतियां और कानून थे। उनकी मानसिकता थी कि यदि कोई कानून उनके विकास में बाधा बन रहा है तो उस कानून को ही बदलवा देना चाहिए। वे मानते थे कि सरकार कोई अमूर्त संस्था नहीं है, बल्कि इंसानों से बनी है, और हर इंसान की कोई न कोई जरूरत या महत्वाकांक्षा होती है जिसे पूरा करके काम निकाला जा सकता है। समुदाय और भरोसे की पूंजी, द ट्रस्ट नेटवर्क। शुरुआती दिनों में जब बैंक उन्हें कर्ज नहीं देते थे, तब उनकी मानसिकता ने उन्हें अपने गुजराती और पटेल समुदाय की ओर मोड़ा। उन्होंने एक ऐसा अनौपचारिक नेटवर्क बनाया जहां लाखों रुपए का लेन देन केवल एक जुबान, वर्ड ऑफ माउथ या एक छोटी सी पर्ची पर होता था।
वे लोगों के मनोविज्ञान को समझते थे। वे जानते थे कि अगर वे अपने समुदाय के छोटे व्यापारियों को भारी मुनाफा कमा कर देंगे तो वे व्यापारी आंख मूंदकर अपनी पूरी जीवन भर की बचत धीरूभाई के हाथों में सौंप देंगे। डिबॉटलनेकिंग की मानसिकता। लाइसेंस राज के दौरान सरकार केवल एक निश्चित मात्रा में उत्पादन की अनुमति देती थी, मान लीजिए 10,000 टन। धीरूभाई की मानसिकता सीमाओं को न मानने की थी। वे जानबूझकर ऐसी मशीनें आयात करते थे जिनकी वास्तविक क्षमता 30,000 टन होती थी, लेकिन कागजों पर उसे 10,000 टन दिखाया जाता था। बाद में थोड़ी सी इंजीनियरिंग में बदलाव, जिसे वे डीबॉटलनेकिंग कहते थे, करके वे मशीनों को उनकी अधिकतम क्षमता पर चलाते थे। जब सरकार सवाल उठाती तो वे तर्क देते कि ये भारतीय इंजीनियरों की कुशलता है कि वे पुरानी मशीनों से अधिक उत्पादन निकाल रहे हैं। 2. अवसर, अपॉर्चुनिटी, रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस, रीपी लाइसेंसेस का गणित और असली खजाना। रिलायंस के शुरुआती दिनों में जो सबसे बड़ा अवसर धीरूभाई ने खोजा वो कोई कारखाना नहीं बल्कि भारत सरकार की आयात निर्यात नीति की एक खामी थी। यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने रिलायंस को करोड़ों की शुरुआती नकदी कैश फ्लो दी। हाई यूनिट वैल्यू स्कीम का फायदा उठाना। 1970 के दशक में भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा की भारी कमी थी, इसलिए सरकार ने नियम बनाया था कि जो कोई भी भारत से माल निर्यात एक्सपोर्ट करेगा उसे इनाम के तौर पर एक रिप्लेनिशमेंट आरईपी लाइसेंस दिया जाएगा। इस लाइसेंस का उपयोग करके वो निर्यातक विदेश से कोई भी महत्वपूर्ण कच्चा माल आयात इंपोर्ट कर सकता था। घाटे में निर्यात, मुनाफे में आयात। धीरूभाई ने इस नीति के भीतर एक अविश्वसनीय अवसर देखा। उन्होंने भारत से नायलॉन और रेयान के कपड़े सोवियत संघ, रूस और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात करना शुरू किया। दिलचस्प बात ये थी कि वे ये कपड़ा लागत मूल्य से भी कम दाम, घाटे पर निर्यात करते थे। उनके प्रतिद्वंद्वी हंसते थे कि धीरूभाई व्यापार में मूर्खता कर रहे हैं। पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न (PFY) का जादू। लेकिन धीरूभाई का असली लक्ष्य वो घाटे वाला निर्यात नहीं था। उस निर्यात के बदले उन्हें जो राप लाइसेंस मिलते थे उसका इस्तेमाल करके वे विदेश से पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न (PFY) आयात करते थे। उस समय भारत में पॉलिएस्टर यार्न की भारी कमी थी और ये अमीरों का धागा माना जाता था। धीरूभाई 100 रुपये में आयात किए गए धागे को भारतीय बाजार में 300 से 400 रुपये यानी 300% प्रीमियम पर बेचते थे। निर्यात में हुआ 10 रुपये का घाटा आयात में 300 रुपये के मुनाफे में बदल जाता था। इस अवसर को इतनी आक्रामकता से भुनाया गया कि रिलायंस रातों रात नकदी से मालामाल हो गई। 3. विफलता, फेलियर, उत्तराधिकार की योजना का अभाव, द सक्सेशन ब्लाइंड स्पॉट। धीरूभाई अंबानी, जो अगले 20 साल की औद्योगिक नीतियां पहले ही भांप लेते थे, अपने ही परिवार के भविष्य का आकलन करने में बुरी तरह विफल रहे। ये उनके जीवन की एक ऐसी विफलता थी जिसने उनके निधन के बाद उनके साम्राज्य की नींव हिला दी। वसीयत न छोड़ना, द मिसिंग विल। एक दूरदर्शी होने के बावजूद धीरूभाई ने कभी ये नहीं सोचा कि उनके बाद उनके इतने विशाल साम्राज्य का क्या होगा। 6 जुलाई 2002 को जब उनका निधन हुआ तो वे अपने पीछे कोई स्पष्ट वसीयत, विल या उत्तराधिकार योजना नहीं छोड़ गए थे। शायद उनका ये मानना था कि उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, जैसा कि वे उनके जीवित रहते करते थे। यह एक पिता का भावनात्मक अंधापन था जो एक दिग्गज व्यवसायी की तार्किक सोच पर हावी हो गया। साम्राज्य का दुखद विभाजन, इस विफलता का परिणाम विनाशकारी था। उनके निधन के कुछ ही समय बाद मुकेश और अनिल अंबानी के बीच नियंत्रण को लेकर एक कड़वा और सार्वजनिक युद्ध शुरू हो गया। जो रिलायंस परिवार अपनी एकजुटता के लिए जाना जाता था, वो मीडिया और अदालतों में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा था। मूल्य का विनाश। 2004-2005 के दौरान इस पारिवारिक कलह के कारण रिलायंस के शेयरधारकों को भारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा और कंपनी की साख, रेपुटेशन को गहरा धक्का लगा। अंततः उनकी पत्नी कोकिलाबेन को हस्तक्षेप करना पड़ा और 2005 में साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मुकेश को पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज मिली और अनिल को टेलीकॉम, पावर और फाइनेंस। एक ऐसा साम्राज्य जिसे धीरूभाई ने वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक व्यवसाय को दूसरे से जोड़ना के सिद्धांत पर खड़ा किया था, वो उनकी एक चूक के कारण खंडित हो गया। 4. विवाद, कंट्रोवर्सी, लेटर ऑफ क्रेडिट, LC का रहस्य और प्रतिद्वंद्वियों का पतन। लाइसेंस राज के दौरान धीरूभाई के सबसे बड़े विवाद उनकी टाइमिंग और उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के अचानक पतन से जुड़े हुए हैं। मई 1985 का PTA विवाद। रिलायंस अपने कारखानों में प्यूरिफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड PTA नामक कच्चे माल का उपयोग करती थी, जिसे विदेश से मंगाया जाता था। ये ओपन जनरल लाइसेंस OGL के तहत था, यानी कोई भी इसे आसानी से आयात कर सकता था। लेकिन मई 1985 में तत्कालीन वित्त मंत्री VP सिंह की सरकार ने अचानक PTA को आयात की प्रतिबंधित सूची में डाल दिया। अविश्वसनीय संयोग। विवाद तब खड़ा हुआ जब यह पता चला कि सरकार की इस घोषणा से ठीक कुछ दिन पहले
रिलायंस ने विदेशी बैंकों के साथ रातों रात 100 करोड़ रुपए से अधिक के लेटर्स ऑफ क्रेडिट माइनस एलसी खोल लिए थे। एलसी खुलने का मतलब था कि रिलायंस ने अगले 1 साल के लिए अपना कच्चा माल पहले ही सुरक्षित कर लिया था, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी अब नया माल नहीं मंगा सकते थे। वीपी सिंह की सरकार ने आरोप लगाया कि रिलायंस को वित्त मंत्रालय के भीतर से नीतियों के बदलने की गुप्त जानकारी, इनसाइडर लीक, पहले ही मिल गई थी। इस घटना ने एक भयंकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। ओरके सिल्क मिल्स और कपाल मेहरा का पतन। 1980 के दशक की शुरुआत में रिलायंस का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी ओरके समूह था, जिसके प्रमुख कपाल मेहरा थे। ओरके भी तेजी से बढ़ रहा था और रिलायंस को सीधे टक्कर दे रहा था। लेकिन अचानक ओरके के परिसरों पर एक्साइज और कस्टम विभाग के भारी छापे पड़ने लगे। कपाल मेहरा को कथित कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कई दिन जेल में बिताने पड़े। ओरके के शेयर औंधे मुंह गिर गए और कंपनी बर्बाद हो गई। हालांकि धीरूभाई ने कभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन उद्योग जगत में यह व्यापक रूप से माना जाता था कि रिलायंस ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को रास्ते से हटाने के लिए सरकारी मशीनरी का प्रबंधन किया था। 5. सफलता, सक्सेस, पूंजीगत दक्षता, कैपिटल एफिशिएंसी की मास्टर क्लास। धीरूभाई अंबानी की सबसे बड़ी और अनदेखी व्यावसायिक सफलता ये थी कि उन्होंने दुनिया को सिखाया कि भारी उद्योगों में पूंजी, कैपिटल का सबसे कुशल उपयोग कैसे किया जाता है। पश्चिमी कंपनियों को मात देना। पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी व्यवसाय बहुत अधिक पूंजी प्रधान, कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। 1980 और 90 के दशक में जब ड्यूपॉन्ट या शेल जैसी पश्चिमी मल्टीनेशनल कंपनियां कोई प्लांट लगाती थीं, तो उन्हें 1 टन उत्पादन क्षमता स्थापित करने में लगभग $1000 का खर्च आता था। धीरूभाई की सफलता इस बात में थी कि उन्होंने वही विश्वस्तरीय तकनीक भारत में लाकर केवल $600 से $700 प्रति टन की लागत में स्थापित कर दी। निर्माण की गति, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। इस कम लागत का सबसे बड़ा कारण निर्माण की अभूतपूर्व गति थी। पश्चिमी कंपनियां जिस कारखाने को बनाने में 4 साल लगाती थीं, धीरूभाई उसे 18 से 24 महीने में पूरा कर देते थे। इससे उन्हें बैंकों को कम ब्याज, इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ता था और उनका उत्पाद बाजार में जल्दी पहुंचकर मुनाफा कमाने लगता था। संपत्ति का पसीना निकालना, स्वेटिंग द एसेट्स। उन्होंने अपने संयंत्रों, प्लांट्स का ऐसा रखरखाव सुनिश्चित किया कि वे साल के 365 दिन बिना रुके अपनी 110% क्षमता पर काम करते रहें। उनके इंजीनियरों के लिए हर 1 मिनट का डाउन टाइम, मशीन का बंद होना, एक अपराध माना जाता था। इस पूंजीगत दक्षता ने रिलायंस को इतना भारी नकद मुनाफा, कैश मार्जिन्स दिया, जो भारत की किसी भी अन्य विनिर्माण कंपनी के पास नहीं था। 6. उपलब्धि, अचीवमेंट। भारत के व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस को पलट देना। धीरूभाई अंबानी की उपलब्धियों का पैमाना इतना बड़ा हो गया था कि उनके कारखाने सीधे भारत देश की मैक्रो इकोनॉमी, व्यापक अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को प्रभावित करने लगे थे। आयातक से निर्यातक की यात्रा। 1980 के दशक तक भारत पॉलिएस्टर, प्लास्टिक के दाने, पॉलीमर्स और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर था। भारत की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा इन्हें आयात करने में खर्च हो जाती थी। धीरूभाई की सबसे बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि यह है कि उन्होंने अकेले अपने दम पर इस परिदृश्य को पलट दिया। रिलायंस के विशाल संयंत्रों के शुरू होने के बाद भारत न केवल अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने में आत्मनिर्भर हो गया, बल्कि कुछ ही वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गया। जीडीपी और करों में योगदान अपने चरम पर और उनके द्वारा स्थापित ढांचे के कारण आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के कुल निर्यात, टोटल एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा प्रतिशत हिस्सा अकेले संभालती थी। भारत सरकार के खजाने में कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी के रूप में जो कुल कर टैक्सेस जमा होता था, उसका लगभग 5% से 8% हिस्सा केवल एक कंपनी रिलायंस से आता था। किसी एक व्यक्ति द्वारा शून्य से शुरू करके देश के आर्थिक ढांचे में इतना बड़ा योगदान देना विश्व के व्यावसायिक इतिहास की सबसे दुर्लभ उपलब्धियों में से एक है। इक्विटी को संपार्श्विक कोलैटरल बनाना उनकी एक और ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय वित्तीय प्रणाली में शेयरों की ताकत को स्थापित करना था। उनसे पहले बैंक केवल जमीन या कारखाने को गिरवी रखकर कर्ज देते थे। धीरूभाई ने बैंकों को मजबूर किया कि वे रिलायंस के शेयरों के बाजार मूल्य को संपार्श्विक गारंटी के रूप में स्वीकार करें। इससे भारत में कॉरपोरेट वित्तपोषण, कॉरपोरेट फाइनेंसिंग का एक बिल्कुल नया युग शुरू हुआ। यह वास्तव में एक अद्भुत और बौद्धिक रूप से उत्तेजक चुनौती है। धीरूभाई अंबानी के जीवन पर पहले ही इतनी गहराई से चर्चा करने के बाद पिछली घटनाओं, कहानियों या शब्दों जैसे विमल, जामनगर, एल&टी, ओरके, आइल ऑफ मैन या उत्तराधिकार का विवाद को दोहराए बिना उनके साम्राज्य के बिल्कुल नए आयामों को सामने लाना एक शोधकर्ता की तरह सोचने की मांग करता है। धीरूभाई का जीवन एक अथाह महासागर की तरह है। आइए आपके द्वारा तय किए गए उन्हीं 6 मापदंडों, मानसिकता, अवसर, विफलता, विवाद,
सफलता और उपलब्धि पर आधारित कुछ ऐसे अनछुए, गहरे और ऐतिहासिक अध्यायों पर प्रकाश डालते हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक नहीं की है। 1. मानसिकता, माइंडसेट, समय का आर्बिट्रेज, टाइम आर्बिट्राज और संबंधों की इंजीनियरिंग। धीरूभाई की कार्यप्रणाली में वित्तीय गणित से ज्यादा मानव मनोविज्ञान का उपयोग होता था। उनकी मानसिकता को केवल जोखिम लेने वाले के रूप में परिभाषित करना अधूरा होगा। वे वास्तव में मानव स्वभाव के इंजीनियर थे। अहंकार शून्यता, जीरो ईगो अप्रोच। उद्योग जगत में बड़े पद पर बैठे लोगों में अक्सर भारी अहंकार होता है, लेकिन धीरूभाई की मानसिकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। उनका मानना था कि अहंकार व्यापार का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार जब एक बहुत छोटे स्तर के सरकारी क्लर्क ने उनकी किसी महत्वपूर्ण फाइल को अटका दिया था, तो धीरूभाई ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लड़ने के लिए नहीं भेजा। वे खुद उस क्लर्क के पास गए, हाथ जोड़े और कहा, साहब मुझ पर कृपा करें। उनकी मानसिकता स्पष्ट थी, यदि लक्ष्य बड़ा है तो किसी के भी सामने झुकने में कोई शर्म नहीं है। व्यापार में सम्मान बैलेंस शीट के मुनाफे से आता है, झूठी शान से नहीं। समय का आर्बिट्राज ऑफ टाइम। धीरूभाई ने आर्बिट्रेज, कम में खरीदकर ज्यादा में बेचना के सिद्धांत को केवल मुद्रा या माल तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे समय पर लागू किया। वे मानते थे कि भारत जैसे देश में जहां नौकरशाही हर काम में महीनों लगाती है, रफ्तार ही सबसे बड़ा मुनाफा है। यदि वे किसी प्रोजेक्ट को प्रतिद्वंद्वी से 1 साल पहले बाजार में उतार देते हैं, तो वो 1 साल का खाली बाजार, मोनोपोली पीरियड, उनके लिए समय का आर्बिट्रेज है। उन्होंने अपने प्रबंधकों के दिमाग में ये बात कूट कूट कर भर दी थी कि बजट पार हो जाए तो चलेगा, लेकिन डेडलाइन, समय सीमा पार नहीं होनी चाहिए। लिफाफा संस्कृति के पार की सोच। आलोचक अक्सर मानते थे कि वे केवल पैसे से काम निकालते थे, लेकिन उनकी मानसिकता इससे कहीं अधिक सूक्ष्म थी। वे जानते थे कि हर व्यक्ति पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कुछ अधिकारियों को पदोन्नति की भूख होती है, कुछ को अपने बच्चों के लिए विदेशी शिक्षा चाहिए होती है और कुछ को केवल महत्व, इंपॉर्टेंस महसूस करना होता है। धीरूभाई सामने वाले की मनोवैज्ञानिक जरूरत को पहचानकर उसे वही देते थे। 2. अवसर, अपॉर्चुनिटी। 1987 का क्रिकेट विश्व कप और स्पोर्ट्स मार्केटिंग की क्रांति। धीरूभाई अंबानी ने एक ऐसा अवसर पहचाना जिसका कारखानों या रसायनों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जिसने उनके ब्रांड को रातों रात वैश्विक बना दिया। ये अवसर था खेल और राष्ट्रवाद का संयोजन। क्रिकेट का महाकुंभ और खाली खजाना। 1987 में इंग्लैंड के बाहर पहली बार क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और पाकिस्तान में होने जा रहा था। इस टूर्नामेंट के पिछले प्रायोजक स्पॉन्सर बेंसन एंड हेजेज ने पीछे हटने का फैसला किया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और आयोजकों के पास इस महाआयोजन के लिए धन की भारी कमी थी। विदेशी मीडिया मान रहा था कि भारत इस आयोजन में बुरी तरह विफल रहेगा। संकटमोचक की भूमिका। धीरूभाई ने इस राष्ट्रीय संकट में एक अभूतपूर्व ब्रांडिंग अवसर देखा। जब कोई भी भारतीय कंपनी इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार नहीं थी, तब रिलायंस ने आगे आकर इस विश्व कप को प्रायोजित करने का फैसला किया। उन्होंने उस समय के हिसाब से एक खगोलीय राशि, लगभग 14 से 18 करोड़ रुपए का भुगतान किया। रिलायंस कप 1987, द रिलायंस कप टूर्नामेंट का नाम आधिकारिक तौर पर रिलायंस कप रखा गया। ये भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में स्पोर्ट्स मार्केटिंग का सबसे बड़ा और पहला मास्टर स्ट्रोक था। रातों रात हर क्रिकेट कमेंटेटर, हर विदेशी चैनल और हर अखबार रिलायंस का नाम ले रहा था। धीरूभाई ने इस अवसर का उपयोग करके न केवल अपनी कंपनी को एक राष्ट्रवादी ब्रांड के रूप में स्थापित किया, बल्कि वैश्विक पटल पर यह संदेश भी दिया कि भारतीय कंपनियां अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs को टक्कर देने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हैं। 3. विफलता, फेलियर, उर्वरक, फर्टिलाइजर उद्योग का अधूरा सपना। धीरूभाई के जीवन में एक ऐसी बहुत बड़ी औद्योगिक विफलता रही है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। यह वो समय था जब वे अपनी पसंद के एक प्रमुख उद्योग में प्रवेश करने में पूरी तरह नाकाम रहे। गैस आधारित फर्टिलाइजर प्लांट की महत्वाकांक्षा। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक फर्टिलाइजर उत्पादन पर भारी ध्यान दे रही थी। सरकार ने बॉम्बे हाई समुद्र से निकलने वाली प्राकृतिक गैस का उपयोग करके देश भर में विशाल गैस आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई। उस समय ये भारत का सबसे आकर्षक और लाभदायक क्षेत्र माना जाता था, क्योंकि सरकार इस पर भारी सब्सिडी देती थी। लॉबिंग की हार। धीरूभाई ने महाराष्ट्र के थलवैशेत या गुजरात के हजीरा में एक विशाल उर्वरक संयंत्र का लाइसेंस पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ तकनीकी गठजोड़ भी किया और दिल्ली के सत्ता गलियारों में भारी लॉबिंग की। निराशाजनक परिणाम, लेकिन उस समय उनके राजनीतिक विरोधी और कुछ प्रभावशाली नौकरशाह उन पर हावी हो गए।
महीनों के कड़े संघर्ष और मीडिया युद्ध के बाद सरकार ने रिलायंस को दरकिनार करते हुए ये लाइसेंस अन्य सरकारी और निजी कंपनियों जैसे क्रिब्को और टाटा केमिकल्स को दे दिए। विफलता से निकला नया रास्ता, ये धीरू भाई के लिए एक कड़वी हार थी, लेकिन उन्होंने इस विफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब उर्वरक के दरवाजे बंद हो गए तो उन्होंने उसी पेट्रोकेमिकल चेन में आगे बढ़ते हुए प्लास्टिक और पॉलीमर्स की दुनिया में प्रवेश करने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि लंबी अवधि में उर्वरक उद्योग सरकारी सब्सिडी और नियंत्रण के कारण संघर्ष करता रहा, जबकि प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स ने रिलायंस को भारत की सबसे लाभदायक कंपनी बना दिया। 4. विवाद, कंट्रोवर्सी। 1989 का हत्या की साजिश, असैसिनेशन प्लॉट का आरोप। रिलायंस का इतिहास केवल वित्तीय अनियमितताओं के विवादों तक सीमित नहीं है। इसमें एक ऐसा अध्याय भी है जो किसी क्राइम थ्रिलर हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है। ये धीरू भाई के साम्राज्य पर लगा सबसे गहरा और संगीन दाग था। जुलाई 1989 की वह रात, 31 जुलाई 1989 को भारत की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई ने रिलायंस के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी, जनसंपर्क महाप्रबंधक की अचानक गिरफ्तारी की। उन पर जो आरोप था उसने पूरे देश के व्यापारिक और राजनीतिक हलकों में भूकंप ला दिया। सुपारी और साजिश। आरोप ये था कि गिरफ्तार अधिकारी ने रिलायंस के सबसे कट्टर कॉर्पोरेट प्रतिद्वंद्वी, जो उस समय रिलायंस के खिलाफ लगातार मीडिया और सरकारी अभियान चला रहे थे, की हत्या करने के लिए इवान सेक्वेरा नामक एक व्यक्ति को 50 लाख रुपए की सुपारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दी थी। पुलिस का दावा था कि इस प्रतिद्वंद्वी को उनके घर से निकलते समय रास्ते में गोली मारने की योजना थी। कॉर्पोरेट युद्ध का खौफनाक रूप। इस घटना ने भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में एक नया और डरावना मोड़ ला दिया। मीडिया में हफ्तों तक ये बहस चलती रही कि क्या व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता इस हद तक गिर सकती है। धीरू भाई और रिलायंस प्रबंधन ने इस पूरी घटना से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। उनका आधिकारिक बयान था कि ये गिरफ्तारी रिलायंस की छवि को धूमिल करने के लिए एक गहरी राजनीतिक साजिश है, और वो अधिकारी यदि किसी भी गतिविधि में शामिल था तो वो उसका व्यक्तिगत कृत्य था। कानूनी लड़ाई। ये मामला दशकों तक अदालतों में खिंचता रहा। अंततः मुख्य आरोपी रिलायंस अधिकारी का निधन हो गया, और सबूतों के अभाव या गवाहों के मुकरने के कारण मामला कभी अपने तार्किक और स्पष्ट निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका। लेकिन इस विवाद ने रिलायंस की कार्यशैली को लेकर आलोचकों को हमेशा के लिए एक हथियार दे दिया। 5. सफलता, सक्सेस। मुद्रा कम्युनिकेशंस का जन्म और विज्ञापन जगत पर विजय। धीरू भाई की एक और अचूक सफलता वह थी जहां उन्होंने अपने कोर व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग से बिल्कुल हटकर एक नई इंडस्ट्री में कदम रखा और वहां भी शीर्ष पर पहुंच गए। विदेशी विज्ञापन एजेंसियों का एकाधिकार। 1980 के दशक में भारत का विज्ञापन एडवर्टाइजिंग बाजार पूरी तरह से विदेशी बहुराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे लिंटास, ओगिलवी एंड मादर, JWT के नियंत्रण में था। ये एजेंसियां मुख्य रूप से दक्षिण मुंबई के अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात्य वर्ग के लिए विज्ञापन बनाती थीं। विद्रोही कदम। जब धीरूभाई को अपने टेक्सटाइल उत्पादों की बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग करनी थी तो उन्हें इन विदेशी एजेंसियों का रवैया बहुत अहंकारी और भारतीय वास्तविकता से कटा हुआ लगा। उन्हें एक ऐसी भाषा चाहिए थी जो बनारस के बुनकर और राजकोट के किसान को समझ आए। जब स्थापित एजेंसियों ने उनकी शर्तों पर काम करने से मना कर दिया तो धीरूभाई ने अपनी ही एक विज्ञापन एजेंसी खोलने का फैसला किया। मुद्रा का उदय। 1980 में उन्होंने अपने एक भरोसेमंद सहयोगी AG कृष्णमूर्ति को मात्र 35,000 रुपये और एक छोटी सी जगह देकर मुद्रा कम्युनिकेशंस की स्थापना की। अभूतपूर्व सफलता। शुरुआत में उद्योग जगत ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरूभाई का देसी दृष्टिकोण सटीक बैठा। मुद्रा ने केवल रिलायंस के ब्रांड्स को ही घर घर नहीं पहुंचाया, बल्कि जल्द ही वो रसना और निरमा जैसे अन्य भारतीय ब्रांड्स को भी खड़ा करने में मदद करने लगी। सफलता का पैमाना ये था कि एक दशक के भीतर ही धीरूभाई द्वारा स्थापित यह इन हाउस एजेंसी भारत की तीसरी सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी बन गई और उसने विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 6. उपलब्धि, अचीवमेंट। वित्तीय जनसंपर्क, फाइनेंशियल PR का आविष्कार और ग्रामीण भारत की वित्तीय साक्षरता। धीरूभाई अंबानी की सबसे बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि, जिसका प्रभाव आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखा जा सकता है, वो थी वित्तीय जनसंपर्क, फाइनेंशियल पब्लिक रिलेशंस का आविष्कार और शेयर बाजार को भारत के गांवों तक ले जाना। पारंपरिक व्यवस्था को तोड़ना। उनसे पहले भारत में कंपनियां अपना पब्लिक इश्यू शेयर जारी करना केवल बड़े शहरों मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास के अमीर सेठों और पारसी या मारवाड़ी घरानों के बीच ही प्रचारित करती थीं। शेयर बाजार के फॉर्म अंग्रेजी में होते थे जो आम आदमी की समझ से बाहर थे। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रोस्पेक्टस। धीरूभाई ने महसूस किया कि भारत का असली पैसा तिजोरियों में या गद्दों के नीचे दबा है। ये पैसा गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के छोटे व्यापारियों और किसानों का है। इस पैसे को बाहर निकालने के लिए उन्होंने पहली बार शेयर बाजार के इशू प्रॉस्पेक्टस को हिंदी, गुजराती और मराठी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में छापना शुरू किया।
साइकिल और पोस्टमैन का नेटवर्क। उन्होंने अपनी मार्केटिंग टीम को सूट बूट पहनाकर बड़ी ई दफ्तरों में नहीं बिठाया। उन्होंने एक ऐसी आर्मी तैयार की जो साइकिलों पर गांवों में जाती थी। उन्होंने स्थानीय पोस्टमैन, स्कूल शिक्षकों और छोटे दुकानदारों को रिलायंस के शेयर बेचने का एजेंट सब ब्रोकर बना दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। जो पोस्टमैन चिट्ठी देने आता था वो किसान को समझाता था कि रिलायंस में 500 रुपये लगाओ, धीरू भाई तुम्हें मुनाफा देंगे। पूंजी का लोकतंत्रीकरण, ये उनकी एक ऐसी उपलब्धि है जिसे कोई भी अर्थशास्त्री नकार नहीं सकता। धीरूभाई अंबानी ने शेयर बाजार के उस अभेद्य किले के दरवाजे तोड़ दिए जहां केवल क्लब के सदस्य जा सकते थे। उन्होंने भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में एक एक्विटी कल्ट पैदा किया। आज यदि भारत का शेयर बाजार दुनिया के सबसे जीवंत बाजारों में से एक है तो उसकी नींव में उस वित्तीय साक्षरता और वित्तीय पीआर का बहुत बड़ा योगदान है जिसे धीरूभाई ने 40 साल पहले ग्रामीण भारत में शुरू किया था। निष्कर्ष: धीरूभाई अंबानी की ये अनसुनी गाथा यह स्पष्ट करती है कि वे केवल एक कारखाने लगाने वाले उद्योगपति नहीं थे, वे वास्तव में एक संस्था निर्माता, इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। 1987 के क्रिकेट विश्व कप के माध्यम से राष्ट्रवाद की मार्केटिंग करना हो, विज्ञापन जगत में विदेशी दबदबे को मुद्रा के जरिए कुचलना हो, या विवादों के सबसे काले तूफानों के बीच से अपनी कंपनी को सुरक्षित बाहर निकालना हो, उनका हर कदम एक नए भारत की पटकथा लिख रहा था। उन्होंने अपनी विफलताओं, जैसे उर्वरक क्षेत्र में हार को, नई दिशाओं के लिए स्प्रिंगबोर्ड बनाया और उनकी मानसिकता ने समय को भारत के कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे कीमती मुद्रा में बदल दिया।